Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 9th of February 2021। 9 फरवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का रिवीजन सीरीज चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी 15 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अभी भी अगर आप सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आप पूरे के पूरे लेक्चर्स देख सकते हैं, पहले के भी अभी के भी, एंड कितनी भी बार देख सकते हैं। दैट इज़ द थिंग। जो क्वेश्चन रहता है मेजरली आप लोगों का, रिक्वेस्ट रहेगी जो लोग ज्वाइन करें कृपया अपना व्हाट्सएप नंबर या अपना टेलीग्राम नंबर अपना ज़रूर दें। जैसे फ़ोन नंबर मांगता है ना, तो उसमें अपना व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर ज़रूर डाल दें, तो दैट विल बी ईज फॉर अस, क्योंकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे जो भी ग्रुप चल रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग फ्रॉम आवर साइड। एंड इसके अलावा CSAT का कोर्स चल रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। नो नीड टू वरी अबाउट दैट एज वेल। स्टार्ट करते हैं। पहले आज एडिटोरियल हम देख लेते हैं, एडिटोरियल्स के बाद हम न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आएंगे, ठीक है ना। पहला जो एडिटोरियल है वो है द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ इंडियाज नेपितो डिलेम्मा। तो यहाँ पर जो बात चल रही है बेसिकली किसकी? म्यांमार की बात चल रही है। म्यांमार में आप सब लोगों को पता है कि पहले NLD था, यानी कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो पार्टी है, NLD नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इसकी पार्टी प्रेसिडेंट है ऑंग सैन सू की। सिंस वो वहाँ की प्रेसिडेंट नहीं बन सकती, क्योंकि म्यांमार में एक रूल है कि आपको, आपके स्पाउस को प्लस आपके बच्चों को, सबको म्यांमार का ही सिटीजन होना जरूरी है। लेकिन अगर ऑंग सैन सू की का हम देखें तो उनके जो बच्चे हैं दे हैव गॉट द ब्रिटिश सिटीजनशिप, ठीक है ना। इसलिए ऑंग सैन सू की नहीं बन सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। कोई अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। तो बात ये चल रही थी एक्चुअली में कि म्यांमार में NLD था, NLD को हटा करके वहाँ पे मिलिट्री कू हुई, जिसके बाद वहाँ पे मिलिट्री जुंटा जिसे बोलते हैं, मिलिट्री जुंटा, जनता जो भी कहना, जुंटा जनता, वैसे इसको हुंटा भी पढ़ते हैं, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए। मिलिट्री जुंटा ने उनको रिप्लेस कर दिया नाउ, एंड ऑंग सैन सू की को हटा करके अब मिलिट्री जुंटा ने पूरी पावर जो है अपने पास रख ली है। पहले भी उनके पास ही पावर थी, लेकिन 2008 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। थोड़ा आपको बेसिक हिस्ट्री दे देता हूँ कि 2008 में एक कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग की, बहुत सारी पावर उन्होंने मिलिट्री के पास रखी, जैसे डिफेंस की पावर जो रखी वो मिलिट्री के पास रखी, है ना। तो ये सब चीज़ें उन्होंने कुछ अपने पास रख करके बाकी डेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ मूव करने की कोशिश की। कई लोग कोशिश कर रहे थे कि फुल डेमोक्रेसी आ जाएगी, लेकिन ऐसे में बीच में इस तरीके का एक्ट होना ये बताता है कि वहाँ फुल डेमोक्रेसी के जो सपने थे वो अब सपने सुहाने लड़कपन के ही रह जाएंगे, वो अभी पूरे नहीं होने पाएंगे, ठीक है ना। आगे अगर देखें तो न्यू दिल्ली वुड नीड टू बी निम्बल फुटेड एंड क्रिएटिव इन इट्स रिस्पॉन्स नाउ। अब दिक्कत क्या है, एक डिलेम्मा किसके लिए आ गया है? डिलेम्मा आ गया है इंडिया के लिए। यहाँ पे हम बात करेंगे 3 अलग अलग रेफरेंस में, एक हम बात करेंगे चाइना की, एक हम बात करेंगे USA की, और तीसरी बात करेंगे इंडिया की, कि किस तरीके से ये डील करेंगे विद दिस चेंज ऑफ पावर फ्रॉम इलेक्टेड गवर्नमेंट NLD टू द मिलिट्री जुंटा। किस तरीके से तीनों कंट्रीज अलग अलग करेंगी, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि यूएस की तरफ से अगर हम देखें तो देयर इज द थ्रेट ऑफ सैंक्शंस। यूएस की तरफ से थ्रेट ऑफ सैंक्शंस, क्योंकि यूएस जो है पूरे वर्ल्ड में एक डेमोक्रेसी को फैलाने वाली कंट्री के रूप में अपनी इमेज पोर्ट्रे करता है। चाहे वो इराक का केस हो, चाहे वो अफगानिस्तान का केस हो, यूएसए जो है खुद को पोर्ट्रे करता है कि वो डेमोक्रेटिक सेटअप को प्रमोट करता है। ऐसे में इस तरीके का डेस्पोटिज्म और डेस्पोटिक जो एटीट्यूड है ऑफ द मिलिट्री जुंटा, ये जो है ये अगेंस्ट जाता है टू द US प्रिंसिपल्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रिंसिपल्स उनके अगेंस्ट जाता है। इसलिए वो क्या करेंगे, बेसिकली वो सैंक्शंस की बात करेंगे। लेकिन म्यांमार को सैंक्शन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि म्यांमार जो है वो बेसिकली एशियन इकोनॉमीज यानी कि चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड, इनके साथ ज़्यादा उसकी डील रहती है, और सैंक्शंस के केस में भी वो चाइना, थाईलैंड और सिंगापुर वाला रूट अपना सकता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑंग सैन सू की बात की है कि शी हैज़ बिल्ड द करिश्मा, उसने अपना करिश्मा बनाया। लेकिन एक चीज़ थी जहाँ पर ऑंग सैन सू की ने अच्छा नहीं किया था, वो था रोहिंग्या क्राइसिस। रोहिंग्या क्राइसिस में जो एटीट्यूड था ऑंग सैन सू की का, दैट वाज नॉट गुड। इवन शी जस्टिफाइड द परसिक्यूशन ऑफ द रोहिंग्यास। उन्होंने जो रोहिंग्यास का परसिक्यूशन था उसको जस्टिफाई भी किया था। सो दीज आर द थिंग्स जहाँ पर कि थोड़ा फेल कर गई आपकी ऑंग सैन सू की, वहां पे फेल हो गई ऑंग सैन सू की केस। नाउ ऑथर ने कहा है कि यहाँ पे फिर से, ऑथर जो है उनका नाम बता दो, हैप्पी मॉन जैकब, वेरी वेरी गुड ऑथर। कहीं पे भी आर्टिकल मिले तुरंत पढ़ लिया करो, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि फॉलन मसीहा थी ऑंग सैन सू की, वहाँ पे
एंड रीगेन किया पावर, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब उन्होंने जो एक चीज़ गलत की वो मैंने आपको बताई कि रोहिंग्या क्राइसिस में उनका एटीट्यूड गलत था, प्लस उन्होंने उसको जस्टिफाई भी किया था वहां पे। अब जो है ऑथर कह रहा है कि जब इनका दोबारा से हाउस अरेस्ट और इस तरह की चीजें हो रही हैं, सो शी विल नाउ अगेन बी अ पोस्टर गर्ल, फिर से वो पोस्टर गर्ल बनेंगी फॉर द इंटरनेशनल कैंपेन टू रिस्टोर डेमोक्रेसी इन म्यांमार। नाउ शी विल अगेन बिकम अ पोस्टर गर्ल फॉर द इंटरनेशनल कैंपेन टू रिस्टोर डेमोक्रेसी इन म्यांमार and the case against Myanmar's conduct during her government's tenure at the ICJ will most likely to be put at the back burner। मतलब ICJ में जब इनका केस जा रहा है, ICJ में केस क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ द रोहिंग्या परसिक्यूशन। तो इनका जो एक्ट था ड्यूरिंग द रोहिंग्या क्राइसिस उसको बैक बर्नर पीछे की सीट में रखा जाएगा, और दूसरी चीजें जो अब ये इनके साथ हो रहा है तो इसको एक पोस्टर गर्ल की तरह इनको पोर्ट्रे किया जाएगा, ठीक है ना। सो बेसिकली जो भी उन्होंने परसिक्यूशन किया रोहिंग्यास का वो पूरा भुला दिया जाएगा। दिस इज द थिंग विच ऑथर सेज। नाउ ऑथर जो पहली चीज ऑथर ने बोली वो है चाइना फैक्टर। अगर हम चाइना का देखें तो चाइना के लिए भी थोड़ा सा कंडीशन ट्रिकी है। क्यों कंडीशन ट्रिकी है? तो पहला रीजन इसका ये है कि ऑंग सैन सू की के साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड कर रहे थे चाइनीज जो था वो अच्छा रिलेशन बिल्ड कर रहे थे विद द ऑंग सैन सू की, ठीक है ना। एंड अब जो है दोबारा से क्लीन स्लेट से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन चाइना जो रहेगा, चाइना अभी भी इनके अगेंस्ट नहीं जाएगा। चाइना विल नॉट गो अगेंस्ट, रादर चाइना विल ट्राई टू बिल्ड अप अ गुड रिलेशन विद द मिलिट्री। जो मिलिट्री जुंटा है उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाना शुरू कर देगा चाइना, क्योंकि चाइना को पता है कि उसका पर्सनल इंटरेस्ट इसी में है कि वो म्यांमार में जो भी पावर में रहे उसके साथ डील पे रहे, है ना। तो ये दैट इज द मेजर थिंग फॉर द चाइनीज, ठीक है ना। एंड बीजिंग के साथ कई बार सपोर्ट भी हो चुका है वहाँ के मिनरल्स का। एंड जो वहाँ की मिलिट्री जुंटा है वो ऑलरेडी इनवर्ड लुकिंग है। मैंने कहा था वो एशियन इकोनॉमीज पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, इसलिए चाइना के लिए कॉम्प्लिकेट जरूर हो गई सिचुएशन। लेकिन बीजिंग फिर भी वही करेगा कि दे विल बी कल्टिवेटिंग गुड रिलेशनशिप विद द मिलिट्री जुंटा, जैसे कि वो ऑंग सैन सू की के साथ कर रहे थे, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि जो बीजिंग है वो वेस्टर्न सैंक्शन से भी मतलब कि म्यांमार को हेल्प पहुंचा सकती है, रिस्पाइट पहुंचा सकता है। पहली चीज तो ये कि यूएसए के अगेंस्ट है चाइना, तो चाइना हर उस चीज को सपोर्ट करेगा जिसको यूएसए काउंटर करेगा, है ना। तो ऐसे में ये हो सकता है कि चाइना जो है वो और ज्यादा क्लोज म्यांमार के आ जाए, ठीक है ना। China therefore has every reason to go easy on the junta and offer them support in return for increasing the Chinese footprint in their country। मतलब कि अब चाइनीज क्या करेंगे? टिट फॉर टैट करेंगे कि आप हमको अपना फुटप्रिंट बढ़ाने दो म्यांमार में और हम आपको इसके बदले में सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। जो कि अब जो तात्मा दो है ना, तात्मा दो जो टर्म यूज होता है वो मिलिट्री जुंटा के लिए होता है, विच हैज ट्रेडिशनली नॉट बीन एन आर्डेंट फैन ऑफ बीजिंग। ये बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है बीजिंग के। इनको भी अपना नेचर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहेंगे। अगर सैंक्शंस और ये सब लग जाते हैं तो दे विल हैव टू मूव क्लोजर टू द चाइनीज, उनको क्लोजर जाना ही पड़ेगा। दूसरी जो बात है वहां पे ये न्यू दिल्ली की बात हम करते हैं, यानी कि इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के लिए एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। इंडिया के लिए ट्रिकी सिचुएशन क्यों है? क्योंकि इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ऐसे में एक कंट्री जहां पर डेमोक्रेसी का पतन हुआ है उस कंट्री में किस तरीके से डील आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से वो रिलेशनशिप आगे बढ़ाएंगे, दैट विल बी अ बिग डिलेमा फॉर इंडिया। लेकिन इंडिया के इंटरेस्ट में यही है कि वो इतना ज्यादा मतलब नी जर्क रिएक्शन ना दिखाएं। देयर शुड नॉट बी अ नी जर्क रिएक्शन। दिस इज द थिंग व्हिच ऑथर सेज कि यहाँ पे नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आउटराइटली वो उनका अपोज करना शुरू कर दे, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो म्यांमार में मिलिट्री जुंटा जो थी उसने ही इंडिया को मदद की थी इन अ कोवर्ट ऑपरेशन, जो कि हमने म्यांमार के बॉर्डर को क्रॉस करके किया था, तब हमने मिलिट्री जुंटा की मदद ली थी एंड दे हैव एग्रीड टू दैट एज वेल, है ना। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हमको इसलिए आउटराइटली उनका अपोज नहीं करना है, आउटराइटली सपोर्ट भी नहीं करना है, लेकिन हमको थोड़ा अपना रिस्पॉन्स वेट करके देना चाहिए, ठीक है ना। एंड बीजिंग जो है वो लग गया होगा कि वो जो वहाँ के मिलिट्री जनरल्स हैं उनको खुश करने में लग गया होगा। ऐसा ही हमको थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हमारे रिलेशनशिप अच्छे तो ना हो, बिगड़ जरूर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सभी चीजों के बीच ऑथर ये चीज जरूर बोलता है कि एक जो मेजर इशू है वहां पे रोहिंग्या क्राइसिस है ना,
वो इशू मिस नहीं होना चाहिए। दिस इज द थिंग दैट ऑथर सेज कि ये चीज़ कहीं मिस ना हो जाए इन पूरी चीज़ों के बीच में। तो हमको ये भी देखना है कि जो एक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड रहे एंड जो इस तरीके के रोहिंग्या ग्रुप की क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं सॉल्व होनी चाहिए amid all these things, है ना। So that is the thing which author says, and New Delhi then is left with very few clear policy options. Clear policy options नहीं है, लेकिन फिर भी yet it must continue to maintain relations with the government in power in Myanmar while discreetly pushing for political reconciliation. Political reconciliation के लिए आप discreetly push करते रहो, लेकिन जो भी पावर में है म्यांमार में आप उसके साथ रिलेशनशिप बिगाड़ो नहीं, राधा उसके साथ अच्छे रखो। ठीक है, दिस वॉज एन आर्टिकल, वेरी गुड आर्टिकल, इसको याद रखिएगा। दूसरा है फर्स्ट स्टेप्स इन द जर्नी टू यूनिवर्सल हेल्थ केयर। इसके लिए मैंने एक मेंस का क्वेश्चन भी बनाया है, अगर आप लोग इसका आंसर लिखना चाहें तो डू राइट दैट। आर्टिकल पढ़ने के बाद आपके पास काफी पॉइंट आ जाएंगे। व्हाट आर द चैलेंजेस टू इंडियाज यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोग्राम? क्वेश्चन है व्हाट आर द चैलेंजेस टू इंडियाज यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोग्राम? दिस इज द क्वेश्चन टू यू, प्लीज डू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। जो भी पॉइंट आपको मिल रहे हैं पॉइंट्स देते जाओ, ठीक है ना, तो दैट विल बी द थिंग फॉर यू। ठीक, मूव करते हैं एडिटोरियल में, देखते हैं। सबसे पहले ऑथर ने कहा कि 20 साल पहले थाईलैंड ने जब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रोल आउट किया था तो उसकी जो जीडीपी पर कैपिटा थी वो सिमिलर थी जैसे कि आज इंडिया की है, ठीक है ना। 20 साल पहले थाईलैंड ने भी किया था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है ना। तो अब क्या सही समय है कि इंडिया भी ये चीजें करे और इंडिया भी मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए आगे बढ़े। ऑथर ने कहा है कि कोविड-19 हमको यही सलाह देता है। कोविड-19 के अगर आप लेसन्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये करने की ज़रूरत है और समय आ गया है कि आप मतलब कि कहना चाहिए कि अच्छे मतलब कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि आपने पता है हेल्थ केयर में कितना ज़्यादा खर्च किया, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया का बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं। तो ऐसे में ऑथर का सजेशन ये है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए हमको मूव करना चाहिए जैसे कि थाईलैंड में हुआ था 20 साल पहले, ठीक है ना। तो ऑथर आगे बोलता है कि अभी क्या हो रहा है कि हम जो मूव किए हैं, मतलब कि बजट में अगर आप देखो तो 73,932 करोड़ 10.2% का इंक्रीज हुआ था बजट एस्टिमेट में। बजट एस्टिमेट में इंक्रीज हुआ था 73,932 था, ठीक है ना। लेकिन जो कॉर्पस मिला वो 64,180 का मिला, 64,180 करोड़ का मिला। इट हैज बीन सेट असाइड अंडर द प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जो कि हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए 64,180 करोड़ रुपए निकाल दिए गए। फिर 13,192 जो करोड़ थे वो निकाल दिए गए किसके लिए? फाइनेंस कमीशन ग्रांट के रूप में निकाल दिए गए, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो बजट एस्टिमेट था जो 50 करोड़ पुअर इंडियंस को कवर करता है फॉर हॉस्पिटल एक्सपेंसेस अप टू 5 लाख पर एनम, यानी कि 50 करोड़ पुअर इंडियंस को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष देने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी, जो कि सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर के लिए दिया जाता था, ठीक है ना। इसका जो बजट एलोकेशन था, बजट एस्टिमेट था, वो 6400 करोड़ पे स्टैग्नेट हो गया था। मतलब इसका बजट एस्टिमेट स्टैग्नेटेड चल रहा है 6400 करोड़ रुपए पे ही, ठीक है ना। ऑथर बोलता है क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हम जो मूव किए हैं, हम मूव किए हैं इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम की तरफ, ठीक है ना। इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम की तरफ हमने मूव किया है। क्यों? क्योंकि बाकी जो इंश्योरेंस बेस्ड नहीं था उसमें काफ़ी एक्सपेंडिचर लग रहा था एंड टाइम कंस्ट्रेंट भी काफ़ी ज़्यादा था। तो हमने मूव किया इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम, जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रीमियम भरते जाओ, इंश्योरेंस करो, ये सारी चीज़ें हमने मूव की, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी यही चीज हुई। इनफैक्ट जो एग्रीकल्चर के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो भी इंश्योरेंस बेस्ड ही है। तो कुल मिलाकर के हम इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम में मूव क्यों कर गए? क्योंकि एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है और उसमें टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा रहता है। अब ऑथर का ये कहना है कि इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम भी जो है वो आपका कोई मैजिकल वैंड नहीं है, मतलब कि उसमें कोई ऐसा नहीं कि जादू की छड़ी नहीं है जो सब कुछ सही कर देगा। क्यों? क्योंकि ऐसे स्टेट्स जहां पे बहुत अच्छा इंश्योरेंस कवरेज है, जैसे कि आंध्र प्रदेश विच हैज वन ऑफ द हाईएस्ट पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। आंध्र प्रदेश का पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज वन ऑफ द हाईएस्ट है, यानी कि 71.36% है। याद रखिएगा 71.36% है। लेकिन इट हैज वन ऑफ द हाईएस्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एज वेल। तो आप देख रहे हैं क्या एक मिसमैच या आयरनी है कि पब्लिक हेल्थ कवरेज यानी कि पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज आंध्र प्रदेश का सबसे ज्यादा है 71.36%, और उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी उतना ही ज्यादा है, नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है, 72.2% के आसपास है।
वहीं पे अपोजिट में हिमाचल प्रदेश है जिसका बहुत कम पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, यानी कि 3.87% पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज 3.87% है केवल, लेकिन जो उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो केवल 46% है। यहां पे हमको क्या दिख रहा है कि एक स्टेट जहां पे बहुत ज्यादा पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है आउट ऑफ पॉकेट में, वहीं पे एक स्टेट जिसका पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज बहुत कम है लेकिन उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी कम है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। एक पर कैपिटा पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग का जो फैक्टर है, पर कैपिटा पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग कितनी है वो भी मैटर करती है। तो हिमाचल प्रदेश में वो काफी ज्यादा है आंध्र प्रदेश के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश का जो पर कैपिटा पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग है वो काफी ज्यादा है। तो ये दिखाता है इंपॉर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। ये चीज ऑथर प्रूव करना चाहता है कि इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम जो है वो कोई मैजिकल वैंड नहीं है, गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्पल से हमने देख लिया। अब यहां पे ऑथर ने बात की हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की। जब ये आपका आयुष्मान भारत आया तो उसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की बात की गई, ठीक है ना। अब क्या है कि देखो इंडिया में अलग अलग लेवल पे है, एक सब हेल्थ सेंटर भी होता है, फिर आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो रहता है वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो सब हेल्थ सेंटर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट करने में जो कॉस्ट आती है एस्टिमेटेड वो 17.5 लाख आती है। देन एनुअल कॉस्ट आती है 8 लाख रुपीज टू रन इट, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड जो एलोकेशन है वो बिल्कुल पैल्ट्री सम है, दैट इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू व्हाट इज एक्चुअली नीडेड, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही चीज़ यहाँ पे बोली है कि इसमें गवर्नमेंट को क्या कोशिश करनी चाहिए कि उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको और ज्यादा पैसे लगाने चाहिए। पब्लिक स्पेंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया में दो जो मेजर प्रॉब्लम चल रही है वो है अंडर इन्वेस्टिंग की प्रॉब्लम चल रही है एंड स्प्रेडिंग फंड्स टू थिनली। मतलब कि देखो ऐसा है कि 100 लोग हैं और आपके पास केवल 100 रुपए, तो सबके पास एक एक रुपये ही आएगा ना, सबके पास एक एक रुपये आएगा, बहुत कम आएगा। और अगर आपके पास 100 लोग हैं लेकिन आपके पास 1000 रुपये है तो सबके पास 10-10 रुपये आएगा। आपके पास 10,000 रुपये है तो और ज़्यादा रुपये आएगा, है ना, 100 रुपये आएगा। तो वही ऑथर ने बोला कि एक तो अंडर इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, और जब अंडर इन्वेस्टमेंट है तो जो पैसा मतलब कि जो फंड्स जो डिवाइड हो रहे हैं वो बहुत थिनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, बहुत कम पैसा सबको मिल रहा है, ठीक है ना। इसका नुकसान क्या है कि अगर आपके पास अंडर फंडिंग है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इनिशिएटिव की वो आप नहीं ले पाएंगे। मतलब कि मान लो आपके यहाँ बोलना चाहिए कि आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एक ईसीजी मशीन होगी, एक आपके पास एक्सरे मशीन होगी, एक आपके पास कुछ और मशीन होंगी इस तरीके के। सपोज आपके पास ये दोनों खरीदने के पैसे तो हैं पर ये खरीदने के पैसे नहीं है, और कम पैसा रहेगा तो ये बस खरीद पाओगे, ये नहीं खरीद पाओगे। तो जितना कम फंड रहेगा उतनी कम फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर सकते हो इन द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो आपको कोशिश ये करनी कि यूनिवर्सल कवरेज तो आए, साथ ही साथ उस कवरेज के अंतर्गत क्वालिटी कवरेज आए। क्वालिटी कवरेज भी जरूरी है। दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। अगला जो आर्टिकल है वो है बजट नॉट फॉर द इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑथर ने बहुत सिंपल शब्दों में बोला है कि इंडिया का जो मेजर पुश है वो डेवलपमेंट की तरफ है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ है, कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ है, लेकिन वहीं पे अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा पुश नहीं दिया गया है। बजटरी लोकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए हैं, दे हैव कंसिस्टेंटली फॉलन एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल एलोकेशन। अगर हम एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एलोकेशन देखें तो MOEF के लिए जो एलोकेशन हुआ है वो कम हुआ है, ठीक है ना। और अगर इंक्रीज एलोकेशन भी हुआ है तो उसमें बहुत इनएफिशिएंसी देखने को मिली। जैसे गंगा क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स रिलीज किए गए, लेकिन कंडीशन अभी भी पहले जैसे ही सुधरी नहीं है, सुधार उसमें नहीं हुआ है। तो दिस इज द थिंग विच ऑथर सेज। एक और चीज ऑथर यहाँ पे बोलता है, जैसे कि इंडिया का जो मेजर पुश रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी से भी बहुत सारे आपके लोग हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट होता है, उसमें भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। ऑथर ने कहा है कि अभी भी क्या है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ रही है। सो दैट इज अनदर फॉल्ट। वो फॉल्ट है अपने आप में। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अगर नहीं करोगे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि उससे कितनी निगेटिव एक्सटर्नैलिटी डेवलप हो रही है। ठीक है, हम मानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए तरफ हमको शिफ्ट करना है, लेकिन उसके कारण जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, जो इन्वायरमेंट पे अलग बर्डन पड़ रहा है, वो भी तो आप देखो। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज। यहां पर इन सारी चीजों को उठाया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिनको हमको डिस्कस करना है। नो ग्लेशियल लेक फाउंड, लैंडस्लिप लाइकली ट्रिगर
लाइकली ट्रिगर। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि कोई ग्लेशियर लेक वहाँ पे मिली नहीं, है ना, एंड सैटेलाइट इमेज के थ्रू ये पता चला है। लोकेशंस थोड़ा देख लो आप लोग। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बह गया वो था तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट था, है ना। ये आपका किसका प्रोजेक्ट है? ये आपका एनटीपीसी का प्रोजेक्ट था, ठीक है ना। पॉसिबल सोर्स जो था वो यहाँ पे है। देन आपका यहाँ पे ऋषि गंगा प्रोजेक्ट था, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट ये भी काफ़ी इसको। देन रिंगी विलेज, तपोवन विलेज है वहाँ पे, धौली गंगा रिवर है, जोशी मठ है उसके नीचे, विष्णुप्रयाग, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। 3D मैप है एक्चुअली में, है ना। एंड ये सारे जो एरियाज हैं, रैनी विलेज, रिंगी विलेज जो है, ये याद रखेगा। ये इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ है। एक ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 13.2 मेगावाट का, ये पूरा वॉश अवे हो गया है। एनटीपीसी का 520 मेगावाट तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट था धौली गंगा रिवर पे, ठीक है ना, वो भी पूरा वॉश अवे हो गया है, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। और लैंडस्लाइड का भी एक रीजन बताया जा रहा है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं। श्रीलंका क्लियर्स चाइनीज एनर्जी प्रोजेक्ट 50 किलोमीटर ऑफ तमिलनाडु। तो 50 किलोमीटर, जस्ट तमिलनाडु से 50 किलोमीटर की दूरी पे श्रीलंका ने चाइनीज एनर्जी प्रोजेक्ट को क्लियर ऑफ कर दिया है, ठीक है ना। श्रीलंका ने अभी ईस्ट कंटेनर टर्मिनल से इंडिया जापान को हटा दिया, ठीक है ना। तो ये तो एक चैलेंज था ही। दूसरा है यहाँ पे श्रीलंका ने चाइनीज एनर्जी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया इन द 3 आइलैंड्स ऑफ जाफना पेनिनसुला। तो जाफना पेनिनसुला जो रीजन है, जो कि जहाँ पे, जो कि हमारे इंडिया से क्लोज है, लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे उन्होंने क्लियरेंस दे दिया है टू इन्वॉल्व सीनो सोअर इटेक्विन जॉइंट वेंचर इन चाइना टू इंस्टॉल हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स इन नैना तीवू। याद रखेगा, नैना तीवू, डेल्फ्ट ऑफ नेडुन थीवू, याद रखेगा। एंड ये जगह जो है श्रीलंका में है आपके, लेकिन हमारे यहाँ के तमिलनाडु से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पे हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम जो है वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, नैना तीवू पे, नैना तीवू, याद रखेगा। एंड इट इज लोकेटेड इन द पाकवे रीजन में लोकेटेड है। द आइलैंड्स आर कनेक्टेड टू द जाफना पेनिनसुला बाय लिमिटेड फेरी सर्विसेज मैनेज्ड मोस्टली बाय द श्रीलंकन नेवी। तो ये जो पाकवे रीजन में लोकेटेड है, नेडुन थीवू एंड अनालाई तीवू, ये दोनों याद रखिएगा पाकवे में है। एंड इंडिया ने अभी तक कमेंट नहीं किया, लेकिन ये काफी कंसर्न वाला प्रोजेक्ट है जो कि चाइनीज को लिए दिया गया है, ठीक है ना। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि उनको दिया गया है, काफी ज्यादा है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक मैप दिखा, ये देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। कुछ अलग अलग पोर्ट्स जो इंपॉर्टेंट है। तो एक है पॉइंट पेड्रो, द पोर्ट ऑफ पॉइंट पेड्रो सबसे ऊपर। फिर यहाँ पे कनक सेनुथुरई एक पोर्ट है। त्रिंकोमली पोर्ट ये है, काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर है ये। फिर ये पोर्ट ऑफ ओलुविल है, पोर्ट ऑफ ओलुविल। देन ये पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा है विच इज द न्यूएस्ट पोर्ट इन श्रीलंका, है ना, याद रखेगा, हम्बनटोटा नीचे है। फिर यहाँ पोर्ट ऑफ गल्ली है, नेचुरल हार्बर है, सेकेंडरी पोर्ट है श्रीलंका का। एंड देन आपका पोर्ट ऑफ कोलंबो है, लार्जेस्ट पोर्ट इन श्रीलंका विद मोस्ट ट्रैफिक, है ना। एंड 4 कंटेनर टर्मिनल्स आर हियर, ये सबसे बड़ा है यहाँ का कोलंबो पोर्ट, ठीक है ना। तो ये कुछ लोकेशन है अलग अलग पोर्ट्स की, ये याद रखेगा, है ना। ये न्यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वेट फॉर दैट। फ्रंट पेज में तो अभी हम आए ही नहीं है, लेट मी गो टू द फ्रंट पेज। क्वेश्चंस आज के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो भी बताने हैं आपको, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। इनमें से कौन कौन सी चीजें थ्रेट हो सकती हैं टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। फर्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग, सेकंड इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, थर्ड इज इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, फोर्थ इज प्रमोशन टू वेजिटेरियनिज्म। इनमें से कौन कौन से थ्रेट है टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल एरिया। 1 2 3 2 3 1 4 या 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्यू टू इम्प्रॉपर इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल of old and used computers or their parts which of the following are released into the environment as e-waste। इनमें से कौन कौन से e-waste हैं। फर्स्ट इज बेरिलियम, सेकंड इज कैडमियम, थर्ड इज क्रोमियम, फोर्थ इज हेप्टाक्लोर, फिफ्थ इज मर्क्यूरी, सिक्स्थ इज लेड, सेवंथ इज प्लूटोनियम। इनमें से आपको बताना ई वेस्ट कौन कौन से हैं। 1 3 4 6 7, 1 2 3 5 6, 2 4 5 7, 1 2 3 4 5 6 7। Which of the following lake is not part of Great Lake region of the North America? नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट लेक रीजन का हिस्सा कौन नहीं है। तो ये आपको बताना है, लेक एरी, ग्रेट स्लेव लेक,
मिशिगन लेक, लेक ओंटारियो। तो आपको बताना है इनमें से कौन से पार्ट नहीं है ऑफ द ग्रेट लेक्स रीजन। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन, आंसर्स इनके जरूर आप करने की कोशिश करिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स और बता देता हूं। तो यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि ट्रांस फैटी एसिड्स को 2022 तक आपको 2% के लेवल पे लाना है। एक्चुअली में दिसंबर 2020 में एक रूल निकला था जिसमें FSSAI ने कहा था कि ट्रांस फैटी एसिड को अब आपको 3% के लेवल पे लाना है बाय जनवरी 2021। अब उन्होंने कहा है कि जनवरी 2022 तक आपको 2% के लेवल पे लाना है। ट्रांस फैट फ्री करना है वर्ल्ड को 2023 तक। ये WHO ने कहा है कि इंडिया को, वर्ल्ड को ट्रांस फैटी एसिड फ्री करना है। ट्रांस फैटी एसिड याद रखेगा, इनको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी कहा जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है। FSSAI की बात करें तो ऑटोनॉमस बॉडी है विच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का जो था उसके अंतर्गत ये बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आंसर्स का जो क्वेश्चन मैंने पूछे वो मैं आपको आंसर्स बता देता हूं। तो पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि ज्योग्राफिकल एरिया बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर होगा 1 2 3। प्रमोशन टू वेजिटेरिज्म नहीं होगा। इम्प्रॉपर इंडिस्क्रिमिनेट, यहाँ पे ई वेस्ट पूछा था तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हेप्टाक्लोर नहीं है क्योंकि ये एक इंसेक्टिसाइड होता है और प्लूटोनियम एक न्यूक्लियर वेस्ट होता है, तो ये दोनों नहीं है। 4 और 7 नहीं है, तो 1 2 3 5 6 हो जाएगा आंसर। 1 2 3 5 6। मुझे लगता नहीं कि आप लोगों ने सही किया है। किसने किसने सही किया, प्लीज डू टेल मी। आप में से बताएं किसने किसने सही किया था। तीसरा सवाल मैंने पूछा था इनमें से कौन से ग्रेट लेक्स में नहीं है, तो ग्रेट स्लेव लेक जो है वो नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। देन मैंने ट्रांस फैट बता दिया, बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डिसाइड किया है कि ऐसे सारे स्कूल्स और हॉस्टल जो कि समग्र शिक्षा इस अभियान के अंदर है, यानी कि समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत, तो उनका नाम रीनेम करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया जाएगा। तो समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत जितने भी स्कूल हैं उनका नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया जाएगा। समग्र शिक्षा स्कीम क्या है, इंटीग्रेटेड स्कीम है स्कूल एजुकेशन के लिए, प्री स्कूल से लेकर के 12वीं तक के लिए है। एंड इट इंश्योर्स द इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल इक्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एट ऑल द लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है ना। ये 3 स्कीमों को मर्ज करके बनाया गया था जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA। तो सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को मर्ज करके समग्र शिक्षा स्कीम बनाई गई। एंड इसमें स्कूल एजुकेशन ट्रीटेड होलिस्टिकली एज अ कंटिन्यूम फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th, ये पूरा किया जाता है, ठीक है ना। एंड इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, ताकि वो रेसिडेंशियल स्कूल्स, हॉस्टल्स को ओपन कर सकें, ठीक है ना, हिली टेरेन्स में भी। एक इंडेक्स की बात करते हैं, बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स। व्हाट इज दिस बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स? तो ये रिसेंटली पब्लिश किया गया है बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा। अगर आपसे कोई पूछे कि बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स कौन निकालता है, तो नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER निकालता है। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स कौन निकालता है? NCAER यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। अगली न्यूज है कि उड़ीसा ने सुप्रीम कोर्ट को मूव किया है ओवर द डिस्प्यूट विद आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के गुहार लगाई है अगेंस्ट आंध्र प्रदेश। अब ये क्यों लगाई है गुहार? इसलिए लगाई है क्योंकि आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश इज डूइंग व्हाट? इट इज कंडक्टिंग एन इलेक्शन इन द 3 विलेजेस ऑफ कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के 3 गांवों में इलेक्शन कंडक्ट करा रहा है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। अब देखो लास्ट टाइम जो इलेक्शन थे इन जगहों पे वो उड़ीसा ने कंडक्ट कराए थे। सबसे बड़ी बात ये है कि लास्ट टाइम इन जगहों पे इलेक्शन उड़ीसा ने कंडक्ट कराए थे। अब कौन बोल रहा है कराने के लिए? आंध्र प्रदेश बोल रहा है। नाउ आंध्र प्रदेश इज कंडक्टिंग पंचायत इलेक्शंस इन 3 ऑफ द उड़ीसा's बॉर्डरिंग विलेजेस एंड ये जो है ये वायलेशन है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ठीक है ना। लास्ट जनरल इलेक्शन यहाँ पे उड़ीसा ने कराया था। नाम क्या है उन विलेजेस के बता दूं, इनके नाम है ताला गंजी पड़ार, पाटू सिनेरी एंड फागुन सेनेरी। याद रखिएगा, ताला गंजी पड़ार, पाटू सिनेरी एंड फागुन सिनेरी, ये 3 विलेजेस के नाम है। कोटिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं ये। एंड इनके नाम बदल के आंध्र प्रदेश ने इनके इलेक्शंस करा रहे हैं, जिसका नाम है गंजी बड़ारा, पट्टू चेन्नूरू एंड पगलू चेन्नूरू। ये 3 नाम रख दिए आंध्र प्रदेश ने, ठीक है ना। गंजी बड़ारा,
पट्टू चेन्नेरू एंड पगलू चेन्नेरू। तो ये नाम रख करके बेसिकली वो वहां पे इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पे एक डिस्प्यूट है जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। नए लेबर कोड में 4 डे वीक प्रोग्राम है। 4 डे वीक प्रोग्राम क्यों है? देखो कई स्टेट्स में इशू चल रहा था कि जो वर्किंग आवर्स हैं वो 10.5 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे कर दिया गया है, लेकिन एक रेगुलेशन ये है कि वीक में केवल 48 घंटे ही आप काम करा सकते हैं, वीक में केवल 48 आवर्स का आप वर्क ले सकते हो। इस कारण से 4 डे प्रोग्राम रहेगा, 12 घंटे के 4 दिन रहेंगे, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग, इससे ज्यादा वो काम ले नहीं सकते। तो दीज आर द थिंग्स विच वर देयर इन टुडेज न्यूज़पेपर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।